कंपनीज़ होती है, जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, वो डेफ़िनेटली अच्छा पैकेज देती हैं, है ना? एंड फिर देखो अच्छा पैकेज दे रही हैं, तो फिर काम भी आपको उसी तरीके से करना पड़ता है। तो काम तो आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट हाँ, रिमोट जॉब्स अगर आप चाहते हो आज के टाइम में कि आप एक रिमोट जॉब क करो क्रैक और काम करो एंड अच्छा अच्छा पैकेज पे जॉब क्रैक करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा स देखो पहली चीज़ तो स्किल सेट्स तो है ही, है ना? कोई एक आपको स्किल सेट अच्छे से सीखना पड़ेगा। यो 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 गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपको एक नए पॉडकास्ट में। आज के एक गेस्ट बहुत बहुत एक्सपीरियंस गेस्ट है। स्टार्टअप वर्ल्ड में, यूट्यूब वर्ल्ड में और मंच टैग की दुनिया में बहुत एक्सपीरियंस गेस्ट है। वो है तरुण कौशिक, हु इज़ फाउंडर ऑफ कोडिंग मास्टर्स एंड वेब वर्स डिजिटल। ठीक है, बहुत कुछ बातें की वेब डेवलपमेंट के बारे में, एआई के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव निकला है। बहुत कुछ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। लास्ट तक देखो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओवर टू यू गाइस। सो तरुण भाई, कैसे हो? थैंक यू सो मच हमारा पॉडकास्ट इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए एंड यहाँ पे आने के लिए। मैं बढ़िया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू गाइस। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट आप बना रहे हो एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके यूट्यूब पे आ रहा है। सो आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू एंड काफ़ी मज़ा आएगा साथ में बात करने में। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे एंड इस पॉडकास्ट से डेफिनेटली जो है ऑडियंस उसकी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो थैंक यू। थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए हमारे काम को। सो गाइस, तरुण भाई, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो आपकी जर्नी के बारे में, आपके बारे में, आपका इंटरेस्ट कहाँ से चालू हुआ, अभी आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ, बिल्कुल, श्योर। सो माय नेम इज़ तरुण कौशिक एंड आई एम फ्रॉम मथुरा। सो राइट नाउ मैं लास्ट 4 ईयर्स से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। सो वेयर आई प्रोवाइड कंटेंट ऑन बेसिकली वेब डेवलपमेंट, कोडिंग। सो टिल नाउ आई हैव मेंटोर्ड ओवर 1000 प्लस स्टूडेंट्स ऑन वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग। एंड साथ में अभी मैंने 4 मंथ्स पहले अपनी फ्रीलांसिंग एजेंसी भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे वी प्रोवाइड वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली मेरे पास स्कूल टाइम से ही मेरा सी एस में इंटरेस्ट रहा है एंड मेरे पास 11th क्लास में भी मैंने सी एस ली थी, पी सी एम प्लस सी एस। तो तब से मेरे को थोड़ा कोडिंग वगैरह के बारे में नॉलेज थी कि हमने बेसिकली 11th और 12th क्लास में सी प्लस प्लस सीखी थी। तो तब से मेरे को नॉलेज तो स्कूल टाइम से थी कि कोडिंग क्या होती है एंड कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। बट आफ्टर डेट जो कॉलेज टाइम था मैंने बेसिकली बी एस सी किया था, फिर अभी मैंने एम सी ए किया है। सो कॉलेज टाइम पे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वेब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा। सो वहाँ से मेरी ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी, ये वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई। सो वहाँ से लेके अभी तक वही जर्नी चलती आ रही है। सही है, सही है। आपने 11th-12th करके बारे में बात की थी अभी। मेरा भी जर्नी कुछ ऐसे ही रहा है, बट 11th-12th में सीएस लिया था यार, मेरे को नहीं लेना था। सच बात करूँ तो मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप लेना था। मेरे को सीएस से बहुत डर लगता था। सो यार, 11th-12th में डर लगता था यार, कुछ होता नहीं था। बाद में एक अचानक से एक क्लिक हुआ कि यार मेरे को सीएस करना है। ये लॉजिक क्लिक होने लगी, फॉर लूप चलने लगी, व्हाइल चलने लगी। सो एक एक पॉइंट आया रहेगा आपकी ज़िंदगी में कि लाइक आपको पता चले कि आपको वेब डेवलपमेंट करना है, मेरे को इसमें ही करियर करना है। वो पॉइंट क्या था? हाँ, तो वो पॉइंट ये था कि बेसिकली जब मैं 12th पास आउट हुआ था, तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ था कि यार क्या करूँ मैं आगे? मैं बीटेक करूँ या बीएससी करूँ? तो मेरे को लगा कि देखो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक तो करनी नहीं है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन फिर बचा था बीएससी। फिर मेरे को लगा था कि मैं बीएससी के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँगा। तो ये मैंने सोचा था उस टाइम पे, बट जब मैंने बीएससी किया तो डेट टाइम मैंने एक अपने यहाँ पे होम टाउन में एक कंप्यूटर की वो थी कोचिंग, वो मैंने ज्वाइन की थी जस्ट टू टाइम पास। बस मेरे पास कुछ करने को था नहीं, जो मैंने टाइम पास के लिए वो ज्वाइन कर ली थी। सो वहाँ पे उन्होंने हमको वेब डेवलपमेंट सिखाना स्टार्ट किया। उससे पहले मेरे को नहीं पता था कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। मैंने बस आई थिंक हम 8th 9th क्लास में HTML पढ़ते हैं शायद, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से। तो वही मुझको याद था, मेरे को ये नहीं पता था कि वेबसाइट्स इस तरीके से बनती हैं, इतनी मजेदार चीज है। तो वहां से मैंने HTML जब सीखा,
मेरे को बड़ा मज़ा सा आने लगा यार, ये काफ़ी सही चीज़ है। और ना वहाँ पे ये भी था कि मैं मेरे को उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा था इंटरेस्ट बचपन से, तो मैं वहाँ पे बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा बेटर कर कर रहा था उस फ़ील्ड में। और जब आप किसी एक पार्टिकुलर फ़ील्ड में बाकी सब लोगों से ज़्यादा बेटर करते हो एंड आपको लोग फिर एप्रिशिएट करते हैं, तो आपको उस फ़ील्ड में इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है। तो वो जो फ़ेज़ था ना, वो जो मैंने कोचिंग जॉइन की थी, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। वहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ से मेरा वेब डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। देन फिर जब मैंने ये कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया, वहाँ से तो फिर एक बूम आता चला गया, फिर ये जर्नी चलती गई। तो वो एक मेरे सही लाइफ है। में टर्निंग पॉइंट था। हाँ, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी बाय द वे। सो मेरा और एक क्वेश्चन था कि यार अभी अभी आप बूम के बारे में बात कर रहे थे, वेब डेवलपमेंट के बूम के बारे में। वैसे ही और एक फील्ड है यहाँ पे बूम हो रहा है, जो है एआई, आर्टिफिशियल हुँ, इंटेलिजेंस। हुँ, यार अभी देख रहे हो यार, सब लोग चैट जीपीटी, बार्ड और भी कई एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, बहुत कुछ करने के लिए। सो अभी जैसे एआई फील्ड में बूम हो रहा है, तो लाइक अभी एआई ट्रेंड्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी फील्ड में बूम होता है तो ट्रेंड्स भी बढ़ते हैं। तो अभी आपके हिसाब से कोई भी फ्रेशर हो या कोई भी टेक्निकल बंदा हो, उसको एआई ट्रेंड्स फॉलो कैसे करने चाहिए? हाँ, देखो सबसे सबसे पहले तो ना आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अभी अब मार्केट में क्या टूल्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है। जैसे कि चैट जीपीटी आ रहा है, चैट जीपी का भी नया वर्ज़न लॉन्च हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। बाकी आपको अगर ट्रेंड्स वगैरह फ़ॉलो करने हैं, तो काफ़ी सारे लाइक न्यूज़ लेटर्स वगैरह एंड वेबसाइट्स वगैरह हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एआई की काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स वगैरह मिलती हैं। कि कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, क्या हो रहा है, कौन-कौन से टूल्स आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, जहाँ से आप डेली बेसिस पे अपडेट्स ले ले सकते हो, देख सकते हो एआई के ऊपर। एंड मैं खुद एक ऐप यूज़ करता हूँ। मैं उसका प्रमोट तो नहीं करना चाहूँगा, बट वो काफ़ी अच्छा ऐप है एंड वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एंड काफ़ी कम वर्ड्स में जो लेटेस्ट एआई के अपडेट्स होते हैं, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड वो बेसिकली मेरे फ्रेंड का ही डेवलप किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा ऐप है। सो इसी टाइप से आपको बहुत सारे ऐप्स एंड वेबसाइट्स मिल जाएँगी, जहाँ से आपको डेली बेसिस पे एआई जो ट्रेंड्स चल रहे हैं लेटेस्ट, वो आपको वहाँ से वो उनका अपडेट्स आपको मिल जाएगा एंड वो आपको देखना उसके टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ हुँ, एआई जैसे-जैसे आप एआई के साथ जितना ज़्यादा मिलके उसको यूज़ करोगे, उतना ही आपके लिए आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आप अगर सोच रहे हो कि एआई जो चल रहा है चलने दो, हम अपना पार्टिकुलर जो फ़ील्ड पकड़ लिया उसी पे चलते रहेंगे। अगर पार्टिकुलर वेब डेवलपमेंट का ही फ़ील्ड पकड़ लूँ, सो आप अगर बस इसी में वेब डेवलपमेंट में ही आगे बढ़ते रहोगे, यही करते रहोगे, इसमें एआई का यूज़ नहीं करोगे, तो फिर आगे जाके आपको डेफ़िनेटली दिक्कत आनी है। जैसे यस। कि आज के टाइम पे अगर मैं वर्डप्रेस डेवलपर्स की बात करूँ, तो जो एआई आया है, इसकी वजह से जो वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं, उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। तो आप अगर खुद को टाइम के साथ अपडेट नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आपकी जॉब जाना 100% श्योर है। सो ए एआई के साथ अपडेट रहना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको साथ में यूज़ करना, उसको साथ में इंटीग्रेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली एक्चुअली एआई में बात करेंगे तो आपने बराबर बोला। सो हम लोग ने सीनियर से भी बात किया था बहुत, वो भी यही बोल रहे कि यार एआई सीखो, सीखो, एआई की ज़रूरत है या तो जॉब चली जाएगी आपकी। तो उससे एक छोटा-सा डर हुँ। बैठ गया बाय द वे। सो हुँ, हुँ। आपने अभी ऐप्स के बारे में बात किया था, तो ऐप्स कई तरीके होते हैं ना, लाइक ट्रेडिशनल ऐप होते हैं और भी लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं। तो मैंने सुना था कि लाइक पीडब्ल्यूएस करके एक चीज़ होती है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप। आप हाँ। छोटा-सा एक एक्सप्लेनेशन देख सकते हो क्या? लाइक पीडब्ल्यूएस क्या होते हैं? हाँ, श्योर, श्योर, श्योर। सो आप पीडब्ल्यूएस को एक तरीके से वेब एप्लीकेशंस बोल सकते हो, जो हम अपने सिस्टम्स हैं, हाँ, हम अपने कंप्यूटर्स में जो वेब एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उनको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। अब ये अलग कैसे होते हैं, जो आप फ़ोन में अपने ऐप्स यूज़ करते हो, उनसे अलग कैसे होते हैं? तो ये उनसे अलग कैसे होते हैं? तो उसका रीज़न ये है ना कि फ़ोन में जो आप ऐप्स यूज़ करते हो, उनसे ये जो ऐप्स हैं ये जो वेब एप्लीकेशंस हैं, पीडब्ल्यूएज़, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज़ यहाँ पे आपको ऑफ़लाइन एक्सेस मिल जाता है, काफ़ी सारी जो फ फंक्शंस होते हैं, फंक्शनैलिटी होती हैं, उस पर्टिकुलर ऐप की उसका। सेकंड चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट होते हैं, लोड भी फ़ास्ट होते हैं एंड यूज़ भी आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज़ बेटर देन फ़ोन ऐप, जो फ़ोन में हम ऐप्स यूज़ करते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं।
और साथ में एक अगर मैं इसका डिसएडवांटेज बोलूँ तो कभी-कभी ये होता है कि जैसे हम कभी क्रोम यूज़ करते हैं, कभी हम फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, तो ये जो ब्राउज़र की कॉम्पैटिबिलिटी होती है, वो कभी-कभी ये सपोर्ट कर नहीं पाते हैं। तो वो कभी-कभी एक इश्यू आता है। अ, अदरवाइज़ प्रोग्रेसिव वेब एप्स काफ़ी अच्छा एक वो है एंड वहाँ पे आप अगर एज़ अ वेब एप्लीकेशंस डेवलपर जा रहे हो, कहीं पे बिल्ड कर रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ील्ड हो सकता है वेब डेवलपमेंट के अंदर पार्टिकुलर। सो इसका एंड आज के टाइम में इसका काफ़ी ज़्यादा बूम भी चल रहा है। अभी आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा वेब एप्लीकेशंस आए दिन आती हैं, है ना? तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है अभी वो चीज़ एंड काफ़ी सही सही चीज़ है। मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है, तो काफ़ी सही चीज़ है। सही है। सो पीडब्ल्यूएस मतलब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल ऐप से ऑलमोस्ट इक्वल है। बट हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि लाइक पीडब्ल्यूएस अभी बना रहे हैं, वेबसाइट से रिलेटेड है, तो पीडब्ल्यूएस में ही करियर बना सके? हाँ, डेफ़िनेटली बना सकते हो। देखो आप अगर वेब डेवलपमेंट के अंदर जा रहे हो तो उसी का एक आप पार्ट मान के चलो पीडब्ल्यूएस को। आप वेबसाइट्स बना रहे हो, वहीं पे आप एक पीडब्ल्यूएस बना रहे हो मतलब आप वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो। आप वेबसाइट प्लस ऐप्स को एक साथ मिला करके वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, जहाँ पे अब देखो जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको कुछ ऑफ़लाइन एक्सेस तो मिल नहीं सकता है, वहाँ पे आपको इंटरनेट चाहिए पड़ेगा एंड ऑफ़लाइन आपको सारा कुछ ऑनलाइन ही मिलने वाला है। बट जो ऐप्स होती हैं वहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी फ जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो आप ऑफलाइन एक्सेस प्रोवाइड क करवा सकते हो। सो ये काफ़ी बड़ा ह्यूज ह्यूज डिफरेंस होता है। सेकंड जो मैंने बात की परफॉर्मेंस की, काफ़ी फास्ट होते हैं जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, जो इनमें हम टेक स्टैक का यूज़ करते हैं, जो हम जो लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं रिएक्ट नेटिव की बात कर लूँ, तो वो भी हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अभी बूम में भी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सही चीज़ है एंड पार्टिकुलर आपको इस फ़ील्ड के अंदर जाना है, तो ये काफ़ी सही चॉइस होगी। अगर एज़ अ बिगिनर, एज़ अ फ्रेशर आप सोच रहे हो, तो काफ़ी बेटर चॉइस होएगी आपके लिए। ओके, ओके, ओके। सो अभी पीडब्ल्यूएस आपने बोला था अच्छा है, वैसे ही हम लोग को कोई भी वेबसाइट अच्छा करने के लिए एक चीज़ होता है एसईओज़, उसके साथ ही हम लोग का सिमेंटिक्स और हमारे वेब वेब एक्सेसिबिलिटीज़ होते हैं। सो ये जो वेब एक्सेसिबिलिटीज़ वाले पार्ट है, तो लाइक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो हुँ। आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी हो, उसके थ्रू आप कोई छोटा-सा वेब एक्सेसिबिलिटी वाला फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो? श्योर। देखो वेब एक्सेसिबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो आपकी वेबसाइट है ना, उसे आप हर एक इंसान के लिए जो भी उसे एक्सेस करने वाला है इंटरनेट पर जो भी आपके यूज़र्स हैं, उसके लिए एक एक्सेसिबल बना रहे हो, वो ईज़िली उसे एक्सेस कर पाए, उसमें जो भी फीचर्स आप डाल रहे हो, वो सारे के सारे हर एक कोई इंसान उसे ईज़िली एक्सेस कर पाए, उसका यूज़ कर पाए। अब कोई बंदा थोड़ा डिसेबल्ड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से बनाएँ, इस तरीके से उसमें वेब एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाएँ कि वो बंदा भी उसका उसका यूज़ कर पाए, उसका फ़ायदा उठा पाए। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो बेसिकली डिसेबल्ड लोगों के मतलब से भी वो पूरा उस हिसाब से उनके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और कोई डिसेबल्ड बंदा भी उनको एक्सेस करना चाहे, तो वो भी उन्हें एक्सेस कर सकता है। बेसिकली वहाँ पे कीबोर्ड नेविगेटर यूज़ होते हैं, तो जिसकी हेल्प से अगर कोई डिसेबल्ड है, तो वो उसे ईज़िली यूज़ कर पाता है। एंड अगर मैं कुछ आपने बात की कुछ एट्रिब्यूट्स वगैरह जो हम यूज़ कर सकते हैं वेब एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, तो सबसे मेन तो है जो हम सिमेंटिक एचटीएमएल यूज़ करते हैं, वो सबसे मेन है, वो हमको हमेशा यूज़ करना चाहिए। मोस्टली आजकल मैं देखता हूँ जो भी बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपल डिप्स बनाते हैं एंड डिप के अंदर ही पूरा एक सेक्शन बना के डिव और उसी में पूरी वेबसाइट को बना के रख देते हैं सिर्फ डिव का यूज करके, जो कि काफी बेकार प्रैक्टिस है, वो हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा सिमेंटिक एचटीएमएल ही यूज करना चाहिए। मैं भी जब भी कोई वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, कोई भी छोटा प्रोजेक्ट हो या फिर बड़ा प्रोजेक्ट हो, मैं हमेशा सिमेंटिक एचटीएमएल को ही यूज करता हूँ बिकॉज वो एक काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है एंड वो वेब एक्सेसिबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। बिकॉज अगर आपके जो यूजर्स हैं उनके लिए ही आपकी वेबसाइट अच्छे से एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी वेबसाइट का। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते होते हैं। सेकंड अगर मैं एट्रिब्यूट की बात करूँ, तो जो इमेजेस आप वहाँ पे डालते हो, वहाँ पे उसका आप
ऑल्ट एट्रीब्यूट आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, जिससे कि बाई चांस कभी वो इमेजेस शो ना हो, सो उनका एक ऑल्ट टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर शो हो कि ये इमेजेस से रिलेटेड है। तो ये भी काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है, इससे आप वेब एक्सेसिबिलिटी काफी बेटर तरीके से कर पाते हो। और एक पॉइंट जो मैंने अभी पहले बोला कि जो कीबोर्ड नेविगेटर्स होते हैं, वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए। सो हमको हर एक अपने जो यूजर है उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें वेब एक्सेसिबिलिटी का यूज करके हमें अपनी वेबसाइट्स एंड जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बिल्ड कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए। काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है, तभी आप एक अच्छे वेब डेवलपर बोले जाते हो। यस, एक्सेसिबिलिटी आपने बराबर बोला। सो एक्चुअली मैंने बहुत सारे एक्सटेंशंस भी देखे थे कि जहाँ पे लाइक स्पेसिफिकली कलर ब्राइंड लोगों के लिए उन लोगों ने एक्सटेंशन बनाया था। अभी हम लोग ने समझो कोई भी वेबसाइट बनाया है, लाइक उसमें रेड कलर है, तो वो इक्विवेलेंट कोई अलग कलर, लाइक बहुत सारे कलर ब्राइंड टाइप्स होते हैं ना, तो वही कलर ब्राइंड के इक्विवेलेंट अदर टाइप में वो लोग चेंज कर देते हैं ताकि वो लोग भी देख पाए कि एक्चुअल में वेबसाइट में क्या है। सो हाँ, आपने अभी सिमेंटिक्स के बारे में बात किया, मैं भी आपने जैसे बोला डिवीजन, बहुत सारे बिगनर्स डिवीजन ही यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं भी वन ऑफ देम था, मैं भी डिवीजन में बनाता था सब कुछ। सो मेरा ये मैं क्वेश्चन है भी कि था। अभी मैं भी। हाँ, मोस्ट ऑफ द बिगनर्स वैसे ही करते हैं। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक हाँ, अभी सिमेंटिक्स तो है, अभी हर एक चीज़ का पर्पस होगा, बट अभी डिव में से भी तो सब कुछ हो रहा है। लाइक अभी इवेंट लिसनर्स है, डिव के ऊपर इवेंट लिसनर डाल दिया तो कुछ भी क्लिक इवेंट या कोई भी इवेंट हम लोग लिसन कर सकते हैं। तो सिमेंटिक्स की ही जरूरत क्या पड़ी हम लोग को? हाँ, सो देखो, ये जो अभी आप बात करो ना कि हम इवेंट लिस्टनर वगैरह डाल सकते हैं, ये चीज़ें बाद में आएँगी ना। जो बेस है, जो फंडामेंटल है, वो सिमेंटिक एचटीएमएल है। वो पार्टिकुलर इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। सिमेंटिक एचटीएमएल का मतलब ही यही है कि पार्टिकुलर इसी टास्क के लिए ये चीज़ बनाई गई है। और जो आप इवेंट लिस्टनर्स की बात कर रहे हो, तो अब अभी आप जैसे अगर आप रिएक्ट जेएस का देखो, सो आज के टाइम में मर्न स्टैक काफी ज्यादा बूम कर रहा है। मोस्टली लोग मर्न स्टैक ही सीख रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लोग रिएक्ट जेएस पे ही काम कर रहे हैं आज के टाइम में। सो जब हम रिएक्ट जेएस पे काम करते हैं तो वहाँ पे तो चीजें और ज्यादा बेटर होती हैं। वहाँ पे हमें इन ये जो चीजें, इनका ध्यान इतना नहीं रखना पड़ता। तो वहाँ पे सब सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। वहाँ पे एक पार्टिकुलर कंपोनेंट बनता है एंड उसके अंदर हमारी वेबसाइट बन जाती है। वो और भी बेटर चीज है। तो वही चीज है ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती आ रही है, वैसे वैसे चीजें और ज्यादा एडवांस होती आ रही हैं और ज्यादा इजी टू यूज होती जा रही हैं। बट जब स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो तब सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक्स वही था। तो वहाँ पे हमें नीड थी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे हम वेब एक्सेसिबिलिटी को और बेटर कर पाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए तब सिमेंटिक HTML काफी इंपॉर्टेंट था। एंड आज भी लोग काफी ज्यादा सिमेंटिक HTML का यूज करते हैं। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली सिमेंटिक HTML ही प्रैक्टिस यूज की जाती है। हाँ, बट आप अगर कोई और टेक स्टैक यूज कर रहे हो, अब आप जावा यूज कर रहे हो या फिर आप नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस में बना रहे हो, एंगुलर जेएस में बना रहे हो, तो वहाँ पे चीजें आपको ऑटोमेट मिल जाती है। वहाँ पे आपको इतना नहीं करना पड़ता है। तो वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो उसके टाइम के साथ चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो वही चीज है। ओके। सो अभी आपने जैसे मन स्टैक के बारे में बात किया, मन स्टैक बूम हो रहा है। सो अभी कोई भी चीज़ बूम होती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। लाइक अभी मन स्टैक में बहुत सारे लोग, लाइक सभी सभी जिनको भी देखो, हर 10 बंदे में से 9 बंदा तो मन स्टैक ही कर रहा है। सो अभी हाँ, आपका क्या व्यू है इस पे, लाइक मन स्टैक आगे जाके एग्जॉस्ट होगा? देखो, पहली चीज तो ये है ना कि लोग मोनेस्टिक क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजी है। मैं एकदम हाँ, सीधा वो सीधा तो बोलूंगा, है। इजी है। बिकॉज या तो अगर आप कंपेयर करो जावा फुल स्टैक या फिर मर्न स्टैक, सो मर्न स्टैक इजी है एंड आप उसे कम टाइम में सीख भी सकते हो। इजी क्यों है? बिकॉज वहाँ पे आपको सिर्फ जावा स्क्रिप्ट, देखो HTML CSS तो इजी है, उनको सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। बात है जावा स्क्रिप्ट की, तो आप अगर जावा स्क्रिप्ट पे टाइम दो और उसे अच्छे से सीख लो, तो आपके लिए बैकएंड करना ज्यादा हार्ड नहीं होगा, है ना। आप रिएक्ट जेएस भी काफी अच्छे से सीख जाओगे। आप नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस पे भी कमांड काफी अच्छे से बना लोगे, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट पे अच्छी कमांड है तो। सो वहाँ पे क्या है ना, आप एक पार्टिकुलर एक ही टेक पे फोकस कर रहे हो, है ना। वहां से आपको सारी चीजें मिल रही हैं, तो थोड़ा ये इजी होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं जावा फुल स्टैक की बात करूं, तो वहां पे आपको काफी सारी चीजें सीखनी मिलनी है। आपको जावा पूरा एडवांस लेवल तक सीखना पड़ेगा। आपको स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और भी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको पूरा फ्रंट एंड है वो भी सीखना पड़ेगा अलग से। आपको जावा स्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा ये हार्ड पड़ता है। ऐसा नहीं है कि
हार्ड तो नहीं करना है, डेफिनेटली करना चाहिए। इवन मैं बोलूँगा कि आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो वेब डेवलपमेंट, तो मैं बोलूँगा कि आप जावा फुल स्टैक करो, बिकॉज़ जैसा कि आपने बोला कि अभी मर्न स्टैक काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है, उसकी वजह से हर कोई मर्न स्टैक कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई अभी मर्न स्टैक में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लाइक आप जॉब्स भी देख रहे हो, मर्न स्टैक की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं। सपोज़ अभी एक मिनट पहले जॉब निकली, तो उसमें 500 एप्लीकेशंस आपको फिल हुई मिल भी जाती है मर्न स्टैक में। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो उसकी वजह से जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बिकॉज़ देखो, आपको भी वही चीज़ आती है, सामने वाले बंदे को भी वही चीज़ आती है, एंड जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, वो भी आपके अगर सेम है, तो फिर क्या ही पॉसिबिलिटी है कि आप उस जॉब को क्रैक करो, आपका उसमें नंबर आए, ठीक है? बट या तो आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कुछ ऐसे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जो आपके जो सीवी है उसको सबसे अलग दिखाएँ, आपको वो एचआर देख के बोले, हाँ भाई, इस बंदे ने कुछ अलग किया है, इसको लेना चाहिए, वो बात अलग है। बट आप अगर ऐसा कॉमन ही कर रहे हो, आपकी स्किल सेट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपके लिए जावा फुल स्टैक करना ज़्यादा बेटर चॉइस है। जावा फुल स्टैक में अभी काफ़ी जॉब्स निकलती हैं, बट ये है कि उसमें भीड़ थोड़ी कम है। तो आप अगर अभी जावा फुल स्टैक में जाते हो, तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी बेटर चॉइस होगी, एंड इवन ज़्यादा बेटर चॉइस होगी जावा फुल स्टैक में जाना। बाकी मनी स्टैक का ऐसा नहीं है कि भीड़ ज़्यादा है तो कुछ है नहीं मर्न स्टैक में। आप चाहो तो मर्न स्टैक में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है, थोड़ा स्किल सेट्स पे काम करो। मेन थिंग ना यहाँ पे क्या होती है, लोग मर्न स्टैक सीख तो लेते हैं, अपने उसमें लिंक्डइन पे आके डाल तो देते हैं, आई एम अ मर्न स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। लेकिन जब इस स्किल्स की बात आती है, तो कुछ भी नहीं है। वो बस एक कैलकुलेटर बना लिया, एक टू डू ऐप बना लिया, या फिर फेदर ऐप बना लिया, है ना? ऐसे सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट बना के अपने रेज्यूमे में डाल देते हैं। इवन मैं कल भी एक अपने स्टूडेंट का सीवी चेक कर रहा था, रेज्यूमे, तो उसने भी यही कैलकुलेटर, वेदर ऐप यही डाले हुए थे। मेरा देख के दिमाग खराब हो गया, भाई मतलब तुमको मंड स्टेक में जॉब चाहिए, तुमको पेड इंटर्नशिप चाहिए, और फिर प्रोजेक्ट तुमने ऐसे बनाए हुए हैं, तो कहाँ से कोई तुम्हें इंटर्नशिप या फिर जॉब देगा, है ना? तो द मेन पार्ट इज अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। आपको यूट्यूब पर काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, वैसे प्रोजेक्ट्स बनाओ। उनमें द मेन पार्ट इज कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स डालो जिसको देख के यार मजा आ जाए, कि लगे हाँ भाई, इस बंदे ने काम किया, इस बंदे को चीजें आती है। तो वो जब प्रोजेक्ट सामने वाला बंदा देखेगा, एचआर देखेगा, टेक्निकल बंदा देखेगा, वो समझ जाएगा भाई, इस बंदे ने फोड़ा है, इस बंदे ने किया है, इस बंदे को चीजें आती हैं। तो वो तुमको 1 लाख बच्चों में से भी सेलेक्ट करके लेके जाएगा। तो स्किल वाली बात है ना, आपको अगर अच्छी स्किल्स आती हैं, तो आपके लिए मर्न स्टैक में भी जॉब्स हैं। एंड आपको अगर स्किल्स नहीं है, तो फिर जावा फुल स्टैक सीख लो, मर्न स्टैक सीख लो, सब कुछ सीख लो, जॉब नहीं है। सही बात कहा आपने। अभी इतना कुछ बताया, उसमें बहुत सारे लाइक अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स हुआ। सो अभी मन स्टैक के बारे में मन बोला आपने, जावा स्टैक बोला। सो उसमें अभी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं सब लोग, टू डू बना रहे हैं, ई कॉमर्स बना रहे हैं, सब कॉमन कॉमन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बट अभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कुछ ऐसा बनाओ कि जो ऐसा देख के लगे कि यार बंदे ने कुछ फोड़ा है। सो अभी हर कोई बंदा कोई इनोवेशन तो कर नहीं सकता, राइट? सो मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी किसी को मन स्टैक करना है या जावा स्टैक करना है, तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट बनाने चाहिए या ऐसे कौन से फीचर्स बनाने चाहिए जो देख के लगे कि यार ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है या अच्छा फीचर इंप्लीमेंट किया है, ताकि उन लोग को जॉब या इंटर्नशिप मिल सके। तो देखो, आपने अभी जो इनोवेशन वाली बात बोली, एकदम सही बात बोली, कि हर कोई स्टूडेंट कुछ यूनिक प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है ना, कहाँ से लेके आएगा इतने आइडियाज, एंड थोड़ा हार्ड होता है। तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि आपको यूनिक आइडिया पे प्रोजेक्ट बनाना है। बात यहाँ पे ये है, आप प्रोजेक्ट वही बनाओ, लेकिन उसमें कुछ यूनिक फीचर सेट करो। दैट्स माय पॉइंट, है ना? तो जैसे सपोज अभी ना काफी लोग बोलते हैं कि क्लोन प्रोजेक्ट जो होते हैं, वो नहीं बनाने चाहिए। बट देखो, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है क्लोन प्रोजेक्ट्स आप बनाओ, काफी सही चीज होते हैं, वहां से काफी कुछ सीखने को मिलता है। बट द पॉइंट इज, उसमें कुछ अपने खुद के यूनिक फीचर्स ऐड करो। अब सपोज आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाया, आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन का क्लोन बनाया, तो आपने अगर वो सेम टू सेम आप बनाओगे, सेम यूआई, सेम बैकएंड में फीचर्स, तो कोई मतलब होगा नहीं, है ना? क्योंकि मतलब सामने वाले बंदे यही समझेगा, ये बंदे ने वही चीजें बना दी हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसमें एक दो अपने खुद के कुछ यूनिक फीचर्स भी डाल दो, है ना? जैसे कि आप अगर मतलब कोई भी फीचर्स आप लेके चल लो, कोई भी फीचर आप डाल दो यूनिक फीचर, वो फीचर अगर आप उसमें डाल पा रहे हो,
तो वो एक यूनिक चीज़ होती है, वो एक चीज़ होती है कि हाँ यार, इस बंदे ने कुछ यूनिक अपना ऐड किया है, इसमें इस बंदे ने दिमाग लगाया है, इस बंदे के पास स्किल्स है। तो वो चीज़ है, तो इस चीज़ पे मत जाओ कि मेरे को यूनिक एक आइडिया लेके आना और उस पे मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं। यू यूनिक आइडिया आ रहा है तो अच्छी बात है, बट ऐसा खुद को फोर्स नहीं करना है कि मेरे को उसी पे बनाना है। कॉमन प्रोजेक्ट जो हैं उन पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें खुद के कुछ यूनिक फीचर्स डालो, दैट्स द पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूनिक फीचर डाल रहे हो, तो फिर मतलब आप खुद देखो ना, आप कोई ऐसी नई चीज़ डाल रहे हो, नया फीचर डाल रहे हो जो पहले नहीं था। इसका मतलब आपने खुद के इसका जितने स्किल्स हैं, आपने खुद से फीचर्स किया, डेवलपमेंट डाला, तो वो वाली चीज़ है। इससे आपके स्किल्स दिखते हैं क्लियर कि हाँ भाई, इस बंदे ने किया है, तो वो है। सो ये तो एक पार्ट हो गया। अभी हम लोग ने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लिया कि लाइक यूनिक फीचर्स डालना चाहिए। सो अभी समझो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें एक यूनिक फीचर्स भी डाल दिया, गिटअप पे भी डाल दिया मैंने, ठीक है। सो अभी ये भी होता है ना कि लाइक अभी हमने गिटअप पे डाल दिया, रेज्यूमे में लिंक डाल दिया, लाइव होस्टेड नहीं है समझो। सो एक पॉइंट आता है यार कि अभी रीडमी में नहीं डाला है तो समझेगा कैसे सामने को। सो एक क्वेश्चन आता है यार, मैं प्रेजेंट कैसे करूँ? समझो मैंने ई कॉमर्स हुँ। वेबसाइट बनाया, उसमें कुछ एआई फीचर मैंने ऐड कर दिया यूनिक, तो एक पॉइंट आता है कि लाइक मैं प्रेजेंट कैसे करूँ? यार मैंने ये बनाया है, सो मैं या तो लिंक्डइन में डाल सकता हूँ या तो रीड में बता सकता हूँ कि ये किया है। तो आपके हिसाब से हम लोग को प्रोजेक्ट प्रेजेंट कैसे करना चाहिए? तो देखो, सबसे बड़ी गलती तो ये है जो अभी आपने भी पॉइंट आउट की कि हम लाइव लिंक नहीं डालते हैं काफ़ी बार। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं भी देखता हूँ काफ़ी लोग काफ़ी स्टूडेंट्स रिज़्यूमे में सिर्फ़ प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं, एंड जो उसका कोड होता है, उसके कोड की लिंक डाल देते हैं कुछ स्टूडेंट्स। लेकिन मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स लाइव लिंक नहीं डालते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। लाइव लिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको प्रोजेक्ट की लाइव लिंक डालनी ही चाहिए। भाई, जब बंदा सामने वाला आपका प्रोजेक्ट देख ही नहीं पा रहा है, इस बंदे ने एक्चुअली क्या बनाया है, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। आप उसमें कितना भी लिख दो, मैंने ये यूज़ किया है, वो यूज़ किया है, कोई मतलब नहीं है। लाइव लिंक डालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ आपके प्रोजेक्ट को प्रेज़ेंट कैसे करना है। तो देखो, सिंपल है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो भी फीचर्स आपने डाले हैं, उनको सिंपल आपको करना है एक्सप्लेन कि मैंने ये फीचर डाला है और ये फीचर में मैंने ये टेक्नोलॉजी, बेसिकली मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाए हैं। सिंपल चीज़ है ना? अगर आपने अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आपने उसमें ऐड टू कार्ट वाला फीचर डाला, तो वो आप बता दो कि मैंने ये फीचर डाला और इसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाए। तो देखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, आप कोई भी वेबसाइट बनाओ, उसमें कुछ गिने-चुने 6, 7, 8 मेन जो होते हैं फीचर्स, वही होते हैं, है ना? एंड उन्हीं को वो लोग देखते हैं, एचआर उन्हीं को देखता है। तो वही फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं कि ये फीचर है, इसका ये काम है, एंड इसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। सिंपल, अब मैंने फ्रंट एंड में ये यूज़ किया है, बैक एंड में ये यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपको फीचर वाइज़ वो अपना वेबसाइट को पार्ट्स में डिवाइड करके करना है एक्सप्लेन। ये नहीं कि पहले कुछ और बता रहे हो, फिर कुछ और बता रहे हो, कोई चीज़ काम की नहीं है, वो बता रहे हो, नहीं। जो मेन है ना फीचर्स, वही आपको करना है एक्सप्लेन। सो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, बिकॉज़ उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के पूरा 15 मिनट तक अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोजेक्ट को बता रहे हो। आपको 2-3 मिनट के अंदर ही पूरा करना होता है ग्रैब। तो उसमें आपको जो मेन पार्ट्स हैं, मेन फीचर्स हैं, उन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। और मेन चीज़ें आपने उन पार्ट्स को बनाने में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, क्या आपने अपना दिमाग लगाया है, बेसिकली वो आपको उन्हें बताना होता है। जैसे कि वो देख पाते हैं कि आप चीज़ें कैसे सोचते हो, आप लॉजिक जब बनाते हो तो कैसे सोचते हो, वो चीज़ वो आपकी चेक करते हैं इस चीज़ से। तो इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करोगे, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसा आपने अभी लॉजिक के बारे में बात किया, सो इससे मेरे को पता चला कि यार हम लोग को जो मेन फीचर है वो लाइक कम समय में और बहुत क्लियर पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहिए। सो और एक चीज़ होता है कि यार हम लोग कोड बनाते हैं और ऑब्वियसली यार सब लोग बोलते हैं कि गिटहब पे पुश करो, गिटहब पे पुश करो, गिटहब पे पुश करो। सो उसमें भी एक चीज़ है, लाइक हम लोग प्रोफाइल पेज में आते हैं तो हम लोग को एक कमिट चार्ट दिखता है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस दिखते हैं। हुँ, सो हुँ। मैंने ये मेरे सीनियर से और मेरे दोस्त से भी सुना था, लाइक अभी रिक्रूटर्स गिटअप प्रोफाइल पे चेक करते कि लाइक अभी तेरा ग्रीन ग्रीन रहा तो वो कंसिस्टेंसी चेक करते। तो ये जो चीज़ है, ये कंसिस्टेंसी वाली थिंग है, वो जो रियल है कि लाइक एक्चुअल में वो लोग चेक करते हैं कि जस्ट ऐसे ही बोलने के लिए? देखो, जो आपने कंसिस्टेंसी वाली बात की है, वो डेफ़िनेटली रियल है। देखो, आप अगर सपोज़ अब आप ऑनलाइन, आप ऑफ कैंपस कर रहे हो अप्लाई, तो डेफ़िनेटली वो आपकी प्रोफाइल्स को देखते हैं। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, डेफ़िनेटली आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है। आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया, आपका अगर पोर्टफोलियो है, वो भी चेक किया जाता है। आपकी जो गिटहब प्रोफाइल है ना? अगर आप
अगर आपने डीएसए के क्वेश्चंस लगाए हैं, उसकी लिंक्स आपने डाली हैं, जो आपकी जो लीड कोड की प्रोफाइल है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो कंपल्सरी है कि चेक होनी ही होनी है, ऐसा नहीं है। किसी-किसी की होती है, किसी की नहीं होती, कोई करता है, कोई नहीं करता। सो ये चीज़ नहीं है कि चेक होनी ही होनी है, बट हाँ, जो कंसिस्टेंसी है, वो आपको मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे, सो आप खुद अगर अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना। तो आप इंटरव्यू के टाइम पे भी अगर कोई उसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उसको अच्छे से डील कर पाते हो। वो आपके लिए डील करना ईज़ी होता है, बिकॉज़ वो चीज़ें आपने फेस की है, वो प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, तो उन्हें आप ईज़िली आंसर कर पाते हो। तो कंसिस्टेंट रहना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सामने वाला जो इंटरव्यूअर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना, है ना? अगर आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे, आप अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर 6 महीने तक आप अगर 6 महीने छोड़ो, आप अगर 3 महीने तक भी डेली एक डीएसए का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, तो आपका आपका 3 महीने में ना इतना डीएसए आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप काफ़ी सारी जॉब्स को बड़े आराम से निकाल दोगे, इंटरव्यूज़ को बड़े आराम से निकाल दोगे। तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंट रहोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो फिर नहीं हो पाएगा। यस, अब कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे थे। सो कंसिस्टेंसी है तो कोई बंदा कंसिस्टेंट है तो अच्छे से आगे जाके सीखेगा। लाइक अभी मन शायद सीख रहे हैं, कंसिस्टेंट है तो अच्छे से कंसिस्टेंट रह के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, लॉजिक्स बिल्ड कर रहा है, कंपोनेंट्स बिल्ड कर रहा है तो सीखेगा। तो एक पॉइंट आता है यार, मैंने इतना तो सीख लिया, अब मेरे को कुछ ना कुछ तो काम करना है, फ्रीलांसिंग करना है। तो हुँ। अब जब हम लोग का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, तभी रिमोट जॉब्स का बहुत लाइक बूम हुआ था। हाँ। सो आपके हिसाब से ये रिमोट जॉब जो आईटी इंडस्ट्री और वेब डेवलपमेंट में आए हैं, तो आपका इस चीज़ पे क्या व्यू है? ओके, तो देखो रिमोट जॉब्स डेफ़िनेटली अभी आज के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही हैं, ये तो सच बात है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ ना काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है कि बेसिकली रिमोट जॉब्स क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं एंड क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होता है। एंड एक एक चीज़ मैं पहले कर दूँ क्लियर कि अगर आप रिमोट जॉब के लिए देख रहे हो, अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए तो इंडिया का तो आप भूल जाओ, है ना? इंडिया में तो नहीं है ना? वो आपको बाहर की फ़ॉरेन वो है कंपनीज़, वहाँ पे मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एंड वो पैकेज भी काफ़ी अच्छा देते हैं। एंड ऐसा सुनने में भी आता है कि रिमोट जॉब्स का पैकेज काफ़ी हाई होता है, लैक्स एंड करोड़ में होता है। तो कुछ हद तक ये बात सही सही भी है, बिकॉज़ जो बाहर की कंपनीज़ होती है, जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, वो डेफ़िनेटली अच्छा पैकेज देती है ना? एंड फिर देखो अच्छा पैकेज दे रही है तो फिर काम भी आपको उसी तरीके से करना पड़ता है। तो काम तो आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट हाँ, रिमोट जॉब्स अगर आप चाहते हो आज के टाइम में कि आप एक रिमोट जॉब करो क्रैक और काम करो एंड अच्छा अच्छा पैकेज पे जॉब क्रैक करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा देखो पहली चीज तो स्किल सेट्स तो है ही है ना, कोई एक आपको स्किल सेट अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब आप चाहे फुल स्टैक कर लो, आप डी डी डीएसए कर लो या फिर कोई और एक स्किल, कोई भी स्किल सेट कर लो अच्छे से। उसके बाद थोड़ा मार्केट में उतरो और देखो कि रिमोट जॉब्स बेसिकली कहाँ पे मिल रही हैं, कहाँ हो रहा है, कौन सी कंपनीज दे रही हैं, क्या पैकेज है, कैसे चीज़ें काम चल रही हैं। कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको रिमोट जॉब्स की बहुत सारी ऑफ़र्स वग़ैरह मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं naukri.com और लिंक्डइन की बात करूँ, वहाँ पे आपको इंडिया में जॉब वैकेंसीज़ मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा naukri.com पे। तो उसी टाइप से कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मेरे को अभी एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा। मैं नाम याद आता है तो बताता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सही तरीके से आपको रिमोट जॉब्स की ओपनिंग्स मिलती हैं। तो वो जाके चेक करो, वहाँ पे देखो, वहाँ पे अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही क्रैक कर दोगे। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार इंटरव्यूज़ दो, देखो कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। तो ये पूरी प्रोसेस फ़ॉलो करो, तब जाके आप एक रिमोट जॉब को क्रैक कर पाओगे। एंड बिलीव मी, रिमोट जॉब काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। मतलब देखो, आपको ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के काम कर रहे हो तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जब आप बड़े-बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करोगे या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम करोगे, तो वहाँ पे आपको एक एक्सपोज़र मिलेगा और वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो रिमोट जॉब्स अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। एंड अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि ये चीज़ इंडिया में ना अभी जस्ट आई है, जस्ट स्टार्ट हुई है। अभी लोग थोड़ा इसके बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी लोगों को पता नहीं है अच्छे से। तो आने वाले 5 साल के अंदर ना रिमोट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाली हैं एंड पैकेज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है।
तो आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप अभी बीटेक फर्स्ट ईयर या फिर बीसीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रिमोट जॉब की तरफ भी जा सकते हो, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इन फ्यूचर इसका जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। सही में रिमोट जॉब से बहुत अच्छा एक्सपोजर, कनेक्शन और अपॉर्चुनिटीज मिलता है। बट अभी कैसा है कि हाँ। मैंने जितना लोगों को देखा है, मेरे दोस्त लोग को देखा है, मेरे जूनियर्स को देखा है, उन लोग को लाइक एक्सपोजर लेने को ही डर लगता है। लाइक मैं भी स्टार्टिंग हुँ। में भाई जॉब के बारे में था, मेरा मेंटेलिटी ऐसा था कि यार मेरे को पूरा जब तक नहीं आता मैं तब तक काम कैसे करूँगा, राइट। सो अभी ये जो मेंटेलिटी है, लाइक अभी यार मेरे को वेब डेवलपमेंट पूरा नहीं आता, मेरे को HTML CSS JS आता है, उसके बाद रिएक्ट थोड़ा बहुत आता है, तो मैं काम कैसे करूँगा, टास्क कैसे करूँगा। सो ये मेंटेलिटी को ओवरकम कैसे करेगा कोई? देखो, यही तो इश्यू है ना आज के टाइम में। क्या हो रहा है ना कि लोग फायर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बिकॉज़ वो कुछ न्यू नहीं सीख रहे हैं ना, वो पार्टिकुलर जो एक चीज़, एक स्किल सीख कर के बैठ गए हैं, उसके जिसके बेसिस पे उन्हें जॉब मिली है, उस स्किल सेट को सीख कर के बैठे हैं और उसी कंपनी में पिछले 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं सेम स्किल सेट पे। तो भाई कंपनी वाला तुमको रिप्लेस कर ही देगा, बिकॉज़ तुम खुद को टाइम के साथ अपडेट नहीं कर रहे हो, तुम नए स्किल्स नहीं सीख रहे हो। अब भी बंदा उसकी आज से 4 साल पहले एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीख करके जॉब लगी है एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर। अगर वो आज भी यही सीख करके बैठा, अगर उसे आज भी रिएक्ट जेएस नहीं आती है, तो वो कंपनी उसे निकाल देगी, पक्की बात है, डेफ़िनिटली निकाल देगी, राइट? तो वो चीज़ है। आपको देखो, अगर आपको एक्सपोज़र चाहिए, आपको अच्छा पैकेज चाहिए, आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो आज के टाइम में जो जो आज के टाइम में जो चीज़ें यूज़ हो रही है, जो मार्केट में जो न्यू-न्यू चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आपको यूज़ करनी है, वो चीज़ें आपको सीखनी है। अब रिएक्ट जेएस आ गई, अभी-अभी नेक्स्ट जेएस आई है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो वो सीखो, ठीक है? वो सीखो। ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे न्यूज़ आ रही है, तो सब कुछ नहीं सीखना है, बट जो आपका पार्टिकुलर फ़ील्ड है, उस फ़ील्ड में जो भी न्यू-न्यू चीज़ें आ रही हैं, उसको थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू लो, थोड़ा-थोड़ा सीखो, फिर देखो कि मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। आपको लगता है कि इसकी अच्छी डिमांड है एंड इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो फिर उस स्किल सेट पे काम करो, स्किल सेट सीखो। एंड जब आप स्किल सेट्स आपके अच्छे होते हैं, आपके पास अच्छे स्किल सेट्स आपके होते हैं, तो फिर आपको कंपनीज़ से स्विच करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती एंड आप ईज़िली जॉब्स भी क्रैक कर पाते हो एंड आपको फायर करना भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है ना? बिकॉज़ आपको जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है वो आती हैं, बिकॉज़ देखो, अगर जैसे मैं चैट जीपीटी की बात करूँ, तो चैट जीपीटी को आप अगर कुछ रिएक्ट जेएस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड करने को देते हो, तो वो कभी-कभी नहीं कर पाता है। बिकॉज़ मैंने खुद से करके देखा है ना, मैंने जब काफ़ी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स बनाए, तो वहाँ पे मैंने वो मैंने स्टैक से बनाए, तो वहाँ पे जब मैं रिएक्ट जेएस के थ्रू कुछ कॉम्प्लेक्स कोड करवाने को बोलता हूँ चैट जीपीटी को, तो वो काफ़ी बार मिस्टेक्स करता है, समझ रहे हो? तो ये एक चीज़ है। तो आप अगर न्यू जो टेक्नोलॉजी वो सीख रहे हो, आपको वो अच्छे से आती है, तो आपको जो एआई है ना, वो भी रिप्लेस करना आपके लिए, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो यू विल नॉट ईज़िली रिप्लेसेबल, राइट? तो ये चीज़ है। स्किल सेट्स आपको सीखना है और देखो, अगर आप एक कुएँ में ही बैठे रहोगे, तो फिर आप वहीं पे बैठे रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। बाहर निकलना है तो आपको कैसे जंप करनी है और ऊपर जंप कैसे करनी है, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो वही वाला सीन है। यस, मेरे को मम्मी पापा ने भी कहा था यार पढ़ाई कभी रुकेगा नहीं। सो यही सीन हाँ, अभी भी देखो हो रहा है, सीखते स्किल रहना अप पड़ेगा करते आपको। रहना है। हाँ, हाँ। एंड ये जो फ़ील्ड है, आईटी फ़ील्ड है, इसका तो सीन ही यही है। आप अगर आपने अगर सीखना बंद कर दिया, तो फिर समझ लो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। आपको यस। सीखते रहना है जब तक आप हो इसके अंदर वो चीज़। यस, तो अभी लर्निंग के बारे में बात कर रहे थे। सो आप क्या चूज करेंगे, यूट्यूब ट्यूटोरियल की डॉक्यूमेंटेशन? देखो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब मैं अगर ओके। अपनी बात करूँ, तो मैं यू यू यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना ज़्यादा करूँगा प्रेफ़र, बिकॉज़ मैंने स्टार्टिंग से वही देखे हैं, तो वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगते हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ, मेरे को नहीं पता आपको क्या बेटर लगता है, बट मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ, आपको अगर डॉक्यूमेंट्री से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो वो आपके लिए बेटर है, राइट? तो जिसको जहाँ से ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट को जल्दी से ग्रैब कर पा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो प्लेटफ़ॉर्म, वो जगह उसके लिए ज़्यादा बेटर है। तो काफ़ी लोग होते हैं जो बुक्स से भी पढ़ते हैं, ठीक है? जो एचटीएमएल से बुक्स से भी सीखते हैं। तो वो उनको बुक्स से ज़्यादा अच्छा आता है समझ में, तो वो बुक्स से सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कौन-सा बेटर है, बेटर कोई भी नहीं है, सब सेम है। आपको कहाँ से ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है, वो मैटर करता है। ओके, सो लर्निंग वाले पार्ट में भी हम लोग चले गए। सो अभी टेक्नोलॉजीज और टूल्स रहे यार।
सो अभी कभी भी हम लोग टीम में काम करते हैं, वेब डेवलपमेंट की टीम में काम करते हैं, तो कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। सो ऐसे क्या टेक्नोलॉजीज और टूल कोई टीम को यूज़ करना चाहिए जब वो लाइक कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है तब? तो देखो, मैं अगर कॉर्पोरेट फील्ड की बात करूँ, जहाँ जहाँ पे ऐसे फील्ड्स, यहाँ पे क्या-क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले तो देखो, वर्ज़न कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है ना? आपको कोई भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह लाइव डालना है एंड वो पूरा मेंटेन करके रखना है सारी चीज़ें, तो वर्ज़न कंट्रोल, गिट एंड गिटहब वो आपको आना ही चाहिए। वो मतलब वो आपको नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं, आप जॉब नहीं कर पाओगे क्रैक, बेसिकली ये मान के चलो। बिकॉज़ अंदर जाके ना यही होता है, जब आप जॉब में जाओगे, अंदर कॉर्पोरेट में, कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पे यही होगा, आपको टूल्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, आपको उनके अपने खुद के टूल्स होंगे, कुछ ऐसे टूल्स होंगे, तो आपको यही चीज़ें यूज़ करनी है एंड आपको अपने जो टीम है उसके साथ कोलैबोरेट करना है, उसी तरीके से काम करना है। तो आपको वर्ज़न कंट्रोल आना चाहिए, अगर मैं टेक्निकल टूल्स की तरीके से बात करूँ, एंड मीटिंग्स के लिए एंड आपको अगर अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए जीरा करके टूल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, JIRA, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और भी टूल्स हैं, बट मैंने जो खुद यूज़ किए हैं वो मैं बता रहा हूँ। एंड जो यूज़ होते हैं आज के टाइम में मार्केट में, तो ये कुछ टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं, एंड मीटिंग्स वगैरह के लिए भी कुछ टूल्स यूज़ होते हैं। सब कंपनीज़ अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग टूल्स यूज़ करती है, उनके अपने खुद के भी कुछ टूल्स होते हैं, वो यूज़ करती हैं। बट द मेन पॉइंट इज़ कि टूल्स एंड ये जो टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर रहे हैं, जब आप कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर जाओगे, तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि बेसिकली क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या यूज़ होती हैं, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं। वो अभी आप बाहर बैठ के मैं और आप बाहर बैठ के उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझा सकते कि वो अंदर उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। बट अगर आप टीम के साथ काम करोगे ना, अभी आप अकेले बैठ के वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है? लेकिन जब आप एक कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर जाओगे, है ना? जब आप एक टीम के साथ काम करोगे, एक बहुत बड़ी टीम होगी, जहाँ पे डेवऑप्स वाला भी डेवऑप्स वाली एक टीम होगी, एक फ्रंट एंड की टीम होगी, एक बैक एंड की टीम होगी, ठीक है? तो उन टीम के साथ कैसे आपको करना है कोलैब, किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है अपना प्रोजेक्ट, किस तरीके से जो डेडलाइन है उससे पहले काम करके देना है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, एंड वो आपको वहाँ पे जाके ही सीखने को मिलती हैं, है ना? तो वो एक चीज़ होती है। जब मेरे को एक्चुअली जब ये चीज़ मेरे को मालूम नहीं था, तो मेरे को पहले-पहले लगता था कि यार अकेले करना ही सब कुछ बेटर है, क्योंकि अभी 2-3 लोग काम कर रहे हैं, एक बैक एंड पे काम कर रहे हैं, एक फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। मेरे को लगता था कि यार कोई काम कोलाइड होएगा, यार समझेगा नहीं, कैसे काम करूँगा, ये सब। बट अभी आपने जैसे अजाइल अजाइल के बारे में बात किया, जीरा के बारे में बात किया, इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कौन-कौन से पार्ट पे काम कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। सो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी कुछ ट्रेंड्स चल रहा होगा ना, लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वेब इंडस्ट्री में। तो ऐसे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी, लाइक जो हर एक डेवलपर्स को जानना चाहिए? हुँ, देखो, ट्रेंड्स का तो सिंपल है, जो अभी आपको, आप अभी जाके चेक करो, गूगल पे जाके देखो, आपको जो भी ट्रेंड्स दिखेंगे, वही हैं ट्रेंड्स, बेसिकली कॉमन ट्रेंड्स सब जगह वही होते हैं, कॉर्पोरेट में भी वही होते हैं। एंड अगर आपको ट्रेंड्स का देखना है ना, जो ऐसे वो हैं ट्रेंड्स जहाँ पे आप अपना कुछ फ्यूचर देख सकते हो, तो सबसे बेटर है कि आप जॉब्स जाके देखो, है ना? कि कौन से टेक में कितनी जॉब्स निकल रही हैं, है ना? तो वहाँ से आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, ये टेक स्टैक काफ़ी ज़्यादा चल रहा है अभी, इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकल रही हैं। जिसमें जितनी कम जॉब्स निकलेंगी, समझ लो उसका उतनी कम रिक्वायरमेंट, राइट? एंड जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड पे है, एंड वो अगर आप आज सीख रहे हो, तो आपकी जॉब्स लगने के चांसेस थोड़े हाई हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। बाकी तो कॉर्पोरेट फील्ड में जो चलते हैं ट्रेंड्स वगैरह, वो यही सब होते हैं, कॉमन ट्रेंड्स, कॉमन है सब, ऐसा कोई वहाँ पे जाके कोई अलग से वो नहीं है कि वहाँ अलग ही वो चल रहा है, मार्केट अलग चीज़ें हो रही है, सब सेम ही चलता है, कॉमन चीज़ें सब, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अभी मार्केट में जो न्यू-न्यू चीज़ें आ रही हैं, वो आपको, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार अभी ये टूल आ रहा है, अभी ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ें आ रही हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। एंड अभी ना क्या होता है, कॉर्पोरेट में लोग जो नई-नई टूल्स आते हैं, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, उनको यूज़ करते हैं ना, जैसे-जैसे जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यूज़ करना कम होता जा रहा है। तो आप जितनी जल्दी शिफ्ट करोगे, जब जितनी जल्दी नई चीज़ें सीखते जाओगे, उतना ही आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी। वैसे हम लोग ने ट्रेंड्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात किया,
सो अभी ऐसा एक व्यू आता है सबसे कि लाइक यार वेब डेवलपमेंट एग्जॉस्ट हो जाएगा आगे थोड़े ही सालों में, कोई कोई बोलता है नहीं एग्जॉस्ट होएगा, वो चलते रहेगा, कभी मरेगा ही नहीं। सो आपके हिसाब से आपका क्या प्रेडिक्शन है अगले 5-10 साल में या अगले 5 इयर्स में क्या होगा इस चीज़ पे? देखो, जब तक इंटरनेट है, जब तक तब तक वेब डेवलपर्स भी रहेंगे, पक्की बात है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिकॉज़ देखो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उस आप देखो कि डेली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे कितने सारे बिज़नेस एंड जो स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो बिज़नेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, सबको वेबसाइट की नीड है, सबको चाहिए। और ऐसा नहीं है हर हर कोई एआई की हेल्प से बना लेगा, बिकॉज़ एआई अभी उस लेवल पर नहीं है कि वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड वेबसाइट बना करके दे, ठीक है? बिकॉज़ वो जो कस्टमर की नीड्स हैं वो उसको नहीं पता है, ठीक है? कस्टमर की नीड है वो हमको आपको पता है कि कस्टमर को एग्ज़ैक्टली क्या पसंद है, क्या चाहिए, और उसको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा, वो उसको नहीं पता है कि वो चैट जीपीटी को नहीं पता। चैट जीपीटी को बस इतना पता है जो आप उसे बोल के दे दोगे वो आपको बना के दे देगा, ठीक है? तो वेब डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है इन फ्यूचर। डेफ़िनेटली इसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। बस पॉइंट ये है कि इसमें एआई का रोल होने वाला है काफ़ी बड़ा आगे जाकर। तो आप अगर एआई को समझकर, एआई को सीखकर, एआई को उसके साथ जोड़ करके यूज़ कर रहे हो, उसको इंटीग्रेट करके यूज़ कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब ठीक है। बट आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को एआई से दूर ही रहना है, मेरे को सिर्फ़ यही करना है, वेब डेवलपमेंट ही करना है, यही जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी चल रही है, इन्हीं पे काम करना है, तो फिर आपके लिए थोड़ा आगे आगे आने वाले 5 साल तो नहीं, पर आगे आने वाले 10 साल के अंदर थोड़ी आपकी जर्नी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज़ एआई तो देखो बूम करेगा, एआई में काफ़ी सारी नई नई वो भी आएँगी चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होगा। बट आप अगर उसको साथ में सीख रहे हो कैसे यूज़ करना है उसे, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेटर होगी। अब आप अगर कोई भी वेबसाइट बनाने बैठ रहे हो, कोई फीचर बनाने बैठ रहे हो, वहाँ पे आप अगर अपने आप से दिमाग लगा के कोड करके लिखने बैठ रहे हो, तो वो चीज़ आगे जाके इतना काम नहीं करने वाली है। आपको सिंपल एआई यूज़ करना है, उससे फीचर बनाना है, उससे कोड लिखवाना है, अपना डालना है, वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई बग्स आ रहे हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, एंड दैट्स इट। सो इस तरीके से आपको एआई को यूज़ करना है, उसको यूज़ करना सीखना है, उसको अपना एक टूल की तरह यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको अपने ऊपर हावी कर लो कि भाई साहब ये अलग है, ये तो नहीं हो पाएगा, मैं तो यही करूँगा। अगर आप यही करोगे तो फिर जॉब निकल जाएगी हाथ से। तो एआई को आपको साथ में लेके चलना है। अगर आप साथ में लेके चलोगे, तो फिर जॉब भी आपको साथ में लेके चलेगी। सो अभी वेबसाइट बनाने के बारे में आपने बात किया था, लाइक आपने कहा था वेबसाइट बनाने वाली पार्ट। सो जब वेबसाइट पे हम लोग काम करते हैं तो डेटा एक्सचेंज भी होता है, लाइक हम लोग डेटा हुँ, सेंड करते हैं मल्टीपल राउट्स पे। तभी डेटा सेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली यूज़र चाहेगा कि भाई मेरा डेटा सिक्योर रहे। तो ये जो हुँ। सिक्योरिटी वाला पार्ट है, वो सिक्योरिटी वाला पार्ट कैसे करेंगे और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वेब डेवलपमेंट में? देखो, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ या फिर मैं वेबसाइट में जो सिक्योरिटी है उसकी बात करूँ, वो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डेटा लीक होता है, कुछ भी सिक्योर नहीं है, एंड ईज़िली चीज़ें हैक भी हो जाती हैं। सो एक वेबसाइट अगर आप बना रहे हो, उसे एकदम सिक्योर बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड किसी भी वेबसाइट को सिक्योर करने के अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं एचटीटीपीएस की बात करूँ, है ना? तो वो सिक्योर सिक्योर सेल होती है एचटीटीपीएस, तो हमेशा आपको एचटीटीपी की जगह जो कि सिक्योर नहीं होता, आपको एचटीटीपीएस यूज़ करना चाहिए, जो कि हमेशा सिक्योर होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब आप मार्केट के अंदर जाओगे, जब आपको मिलेंगी कि इन चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं। हम जैसे कोई यूज़र वो आपकी वेबसाइट में लॉगिन कर रहा है, तो उसे आप अच्छे से वैलिडेट करो कि एक ऑथेंटिक यूज़र है। अगर वो है एक सही यूज़र, तभी वो लॉगिन करे आपकी वेबसाइट को यूज़ करे, वरना ना करे। बिकॉज़ आज के टाइम में आपको मतलब फेक की तो मैं क्या ही बोलूँ, फेक आपको हर जगह मिल जाएगी, एंड लोग वेबसाइट्स पे आके गलत उनका यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मिल जाएँगी। तो अपनी वेबसाइट को वैलिडेट करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो 4-5 चीज़ें हैं, जो अगर आप ध्यान में रखते हो, तो आप अपनी वेबसाइट को कुछ हद तक सिक्योर कर सकते हो। कुछ हद तक नहीं, इवन काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हो, ठीक है? और अभी आज के टाइम में जैसे अगर मैं वेब टोकन्स हैं एंड ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज़ होता है। अगर आप मर्ज टेक में बना रहे हो वेबसाइट, तो उसमें खुद के
एनपीएम टूल्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप यूज़ करते हो। जैसे अगर मैं वेब टोकन्स उनकी बात करूँ तो वेब टोकन्स भी यूज़ होते हैं वेबसाइट को सिक्योर बनाने में, जो कि हम रिएक्ट जेएस में या फिर नोड जेएस में बैकएंड में यूज़ करते हैं। तो ऐसे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। सो जब आप अगर आपको मर्नस्टैक आता है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। बट द मेन पॉइंट इज़ कि सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप अगर किसी स्टार्टअप के लिए आपने वेबसाइट बनाई, आपने जो क्लाइंट है उसके लिए वेबसाइट बनाई, वो सिक्योर नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका। उसको ईज़िली हैक किया जा सकता है, उसका डेटा जो यूज़र्स हैं उनका डेटा ईज़िली चोरी किया जा सकता है। एंड डेटा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो सिक्योरिटी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एंड आप अगर एक वेब डेवलपर हो तो आपको जो सिक्योरिटी है उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड आप वेबसाइट को सिक्योर कैसे कर सकते हो, वो चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे पैकेजेस और लाइक लाइब्रेरीज और कॉन्सेप्ट्स बताए, तो मैंने और एक चीज़ नोटिस किया था कि यार मल्टीपल वेबसाइट में लाइक एक्सटेंशंस मैंने डाउनलोड किए, लाइक वेबसाइट में जाके चेक करते हो तो मल्टीपल स्टैक्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज मल्टीपल स्टैक यूज़ करते हैं सिक्योर करने के लिए एंड बहुत कुछ हुँ, करने के लिए। सो मेरे आखिरी दो सवाल है, एक तो थोड़ा थोड़ा पर्सनल है और थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, ठीक है। सो हुँ, पहले हुँ। पर्सनल वाला पूछो। तो पर्सनल वाला ये है कि अभी अपने मन चेक कर लिया है, फुल चेक कर लिया है, सो ऐसा कोई पॉइंट है लाइक आपको डर लग रहा है कि यार जॉब नहीं मिलेगी? नहीं देखो, मेरी अभी लास्ट मंथ ही एमसीए कंप्लीट हुई है, तो मैंने तो ऑन कैंपस ही मन स्टैक के जो स्किल्स है उसके बेसिस पे ही जॉब कर रखी थी। तो मैं एंड वो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, एंड मतलब मैंने फर्स्ट मन स्टैक के रोल पे ही फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वो मैंने क्रैक कर लिया था। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया कि ऐसा लगा हो कि मतलब ये स्किल सेट सीखने में दिक्कत आ रही है। हाँ, बेसिकली पहले मैंने फ्रंट एंड सीखा था, बिकॉज़ मैं पिछले 4-5 साल से इस फ़ील्ड में हूँ, तो तब रिएक्ट जेएस वगैरह का इतना वो नहीं था। तो तब मैंने एचटीएमएल, सीएसएस, जेएसई सीखा था, तो मैंने उसी पे काफ़ी टाइम काम भी किया था। मैंने वर्ड पे प्रेस पे भी काम किया काफ़ी ज़्यादा, वो भी उस पे भी मैंने 2 साल काम किया था। तो वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना, वहाँ से फुल स्टैक में आना, वहाँ से बैकएंड में नोड जेएस, मोंगोडीबी, रिएक्ट जेएस इन पे काम करना है, एंड अभी नेक्स्ट जेएस पे काम करना। तो वो मैं वो बोल सकता हूँ वो एक चैलेंज होता है, या फिर चैलेंज मैं ना बोलूँ, बट वो एक काफ़ी वो जंप लगाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है ना? बट आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपके बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो अगर अच्छे से क्लियर है, आपको चीज़ें पता हैं, चीज़ें आती हैं, तो फिर वो चीज़ें सीखना ज़्यादा मुश्किल आती नहीं है, वो चीज़ें आप कर पाते हो। नाइस नाइस। और मेरा आखिरी क्वेश्चन है, लाइक आपको सबसे बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या मिला है अब तक? ओके, देखो बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस एंड जो मैंने अपने 4 साल के कंटेंट के क्रिएशन की जर्नी में सीखा है, मैंने जो भी अभी तक स्टूडेंट्स को गाइड किया है, जो मैंने काम किया है कंपनी में, उसके बेसिस पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्किल सेट्स पे काम करो, है ना? आपके कॉलेज की डिग्री और ये परसेंटेज इनको कुछ हद तक मेंटेन करके रखो जहाँ पे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? एक पॉइंट होता है ना, जैसे कि 7.5, 8, 7 इतना मेंटेन करके रखो जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, बट मेन फोकस करो अपने स्किल सेट्स पे। अगर आपके स्किल सेट्स, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर आपके स्किल सेट्स अच्छे हैं ना, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छे से आप चीज़ें बिल्ड कर रहे हो, तो आपको जॉब क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके पास अच्छे स्किल सेट्स हैं, आप बस अच्छे स्किल सेट लेके बैठे हो घर पे, कि मेरे पास अच्छे स्किल सेट्स हैं, कंपनी मेरे घर पे आएँगी मुझे ऑफ़र देने, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपना जो रिज़्यूमे है वो भी काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा। आपको उसमें अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको इंटरव्यूज़ अच्छे से देने पड़ेंगे, है ना? आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। सो आपको कुल मिलाकर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना? आपको एफर्ट मानना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। आप जब डीएसए के 300-400 क्वेश्चन्स लगाओगे, इवन 250 दो 200-250 क्वेश्चन्स भी लगाओगे, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, एंड उसके बाद आप जॉब्स को काफ़ी ईज़िली क्रैक कर पाओगे, एंड आपके लिए वो फिर ज़्यादा लाइक ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी जॉब्स को क्रैक करने, अच्छे पैकेज पे जॉब क्रैक करना। बस बात ये है कि मेहनत करो और थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाओ, बिकॉज़ देखो मन तो
किसी का भी नहीं करता है ना। हमारे भी नहीं करता। एक पॉइंट पे ना ऐसा लगता है कि बस अब नहीं हो रहा है यार, अब इसमें आ रहे हैं बक्स और अब नहीं, अब छोड़ो। तो वो कभी कभी चलता है, कभी कभी मन नहीं कर रहा तो चलता है। बट आप अगर डेली ऐसा कर रहे हो कि यार आज नहीं, कल करूंगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी रखो और अपने ऊपर काम करते रहो, खुद को बेटर बनाते रहो। तो यही एडवाइस है। नाइस नाइस नाइस। तरुण भैया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ बात किया, बहुत कुछ जानने को मिला मेरे को भी। सो अरे आपका बिल्कुल सेम। एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस अरे पॉडकास्ट में? बहुत बहुत मजा आया यार, काफी सही था। बिकॉज मैंने ये जो टेक्निकल पॉडकास्ट है ये मैंने पहली बार दिया है ना। बिकॉज मैंने अभी तक 3-4 इंटरव्यू दिए हैं, वो बेसिकली मेरी जर्नी के ऊपर होते हैं। तो वहाँ तो मतलब जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करना होता है। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल बातें की, थोड़ा वो चीजें शेयर की। तो वो करने में पहली बार किया, तो वो करने में काफी मजा आया। तो काफी सारी चीजें भी शेयर की, मे भी कुछ वैल्यूएबल चीजें निकली हो। तो यार बहुत काफी बहुत मजा कुछ आया। निकले हैं, बहुत कुछ निकले हैं। सही है। हाँ तो अभी नहीं, मैं आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे ना वो काफी सही पुट किए थे। सो उसके बेसिस पे काफी सही आंसर्स निकल करके आए। क्वेश्चंस अच्छे थे आपके। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू।